तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, आज हम विज्ञान कक्षा 10 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के हैं उन्हीं को करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में 10 से 12 मिनट का समय लेता हूँ और आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, वही मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। 10 से 12 मिनट का आपका टाइम ले रहा हूँ तो ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपके जो 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको तो आप कर पा रहे हो ना। ठीक है, अगर आपके 10 मिनट में 20 अंक कंप्लीट हो जा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल बोला गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। अगर आपके उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है, देख पा रहे होगे 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध मैंने आपको बताया था, तो वो संबंध हमने बताया तो आप सभी जानते हो। क्या बताया था, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो, हमने आपको लेंस की क्षमता P बराबर बताया था 1/F। ठीक है ना, यही तो बताया था। अगर आपको लेंस की क्षमता दे रखी है 2 डायोप्टर, है कि नहीं, कितनी दे रखी है आपको, 2 डायोप्टर दे रखी है। एक आय में थी आपकी सेंटीमीटर में, और आपसे पूछिए क्या फोकस दूरी। तो यहाँ से अगर आप तिरछी गुणा करोगे तो यहाँ से यफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। ठीक है, तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। P का मान कितना है, 2। और काय में पूछिए आपसे सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 100। ऊपर कितना आ जाता है 100, तो काटोगे कितना आ जाएगा 50। तो 50 कौन से विकल्प में सही है, तो जो आप सॉरी, जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका सही आंसर है, यानी कि कितना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको सवाल अच्छे से। क्योंकि फोकस दूरी जो होती है, अगर क्षमता सेंटीमीटर में हो तो 100/F लिख देते हैं, वैसे मीटर में होती है। मीटर में क्या होता है 1/F मीटर में, लेकिन सेंटीमीटर में पूछिए तो क्या हो जाएगा 1/F, यानी 100/F। ठीक है, याद रखना सेंटीमीटर वाला ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए दूसरा बोला गया स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। अगर आपकी आँख जो है स्वस्थ है, कोई भी दोष नहीं है, तो उसका जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ पर स्थित होता है। तो आप सभी जानते हो वो कहाँ पर स्थित होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे होता है आपका अनंत पर। कहाँ पे होता है अनंत पर। ठीक है, सही है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वॉट लिखा है, यानी विद्युत बल्ब है उस पर आपका 12 वोल्ट 30 वोल्ट लिखा है। इसमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा, यानी आपको क्या दे रखा है, बी दे रखा है 12 वोल्ट और पी दे रखा है 30 वोल्ट। आपसे पूछिए धारा, आई बराबर क्या होता है, P/B, यही फार्मूला होता है। ठीक है ना, चलिए तो क्या हो जाएगा, P आपका कितना है 30 और बटे 12, काटोगे 12 एकम, यानी 12 दूनी कितने हो जाएंगे 24, बचे कितने 6 और 0, यानी कि 12 पंजे कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60। कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, यानी कि बीच में क्या आ जाएगा आपका पॉइंट। ठीक है, तो 2.5 इसका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखो, अगर आप 12 को 30 से भाग करोगे तो 12 दूनी 24 होते हैं, कितने बचे 6, भाग तो जाएगी नहीं, पॉइंट उतारोगे, जो 0 बढ़ा दोगे तो 12 पंजे 60 आ गया। 2.5 आया नहीं आया, बोलो जी से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है, नाइक्रोम का, स्टील का, टिन का या टंगस्टन का। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला, जो बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है वो बना होता है आपके टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसके बाद अनंत लंबाई के एक रेजिस्टर धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। क्या है सूत्र, μ0/4πI/r। ठीक है, या μ0/2πI/r, या μ0/4πI/r² या μ0/2πI/r³। ठीक है, तो ना तो ये होगा, स्क्वायर में होगा तो होगा ही नहीं, इनमें आपको कन्फ्यूजन है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना क्या होता है, μ0/2πI/r एक अनंत लंबाई के रेजिस्टर के धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है μ0/2πI/r, याद रखना। ठीक है, इसके बाद 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। ये प्रश्न जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लेना कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। हमने आपको डिटेल में बताया कितना होता है
3.6 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट 7वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या बोला गया है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? 1, 1 से अधिक, 1 से कम या अनंत। तो आप इसको याद रखना, समतल द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1। सर 1 क्यों होता है? 1 इसलिए होता है कि जो b बराबर होता है वो u होता है, यानी कि आप जितनी दूरी पर खड़े होते हो उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बन जाता है। आवर्धन क्या होता है? m बराबर b/u होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? b, और आपने b बराबर क्या ले रखा है? u, तो u बटे क्या हो जाएगा? u क्या हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। यही आपके समतल दर्पण की पहचान होती है कि जितनी दूरी पर आप खड़े होते हो उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए जो प्रतिबिंब की दूरी है वो वस्तु के दूरी के बराबर होती है, इसीलिए समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। घेंघा रोग का नियमन करता है थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। तो बताइए घेंघा रोग का नियमन करता है कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी का, और ऑप्शन नंबर जो है आपका नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका 8, इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, 8वें का सही आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका करता है आपका थायरॉक्सिन। कौन करता है? थायरॉक्सिन। ठीक है, घेंघा रोग हो जाता है, कहाँ होता है? आपके गले में होता है। तो इसका कौन नियमन करता है? वो करता है आपका थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विषाणु जनित रोग है, 9वें का प्रश्न का सही आंसर बताना है। मलेरिया, तपेदिक, एड्स या कालाजार। ठीक है, तो विषाणु जनित तो आपका रोग होता है वो होता है आपका एडिस। आपने कई बार पढ़ा होगा, क्या होता है आपका? एडिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 10वां प्रश्न बोला गया म्यूकुलन द्वारा प्रजनन होता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लीशमेनिया में या उपरोक्त सभी। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो म्यूकुलन द्वारा प्रजनन होता है आपका किस में होता है? तो वो होता है आपका हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मेंडल ने अनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए उसका क्या नाम है? तो इसको तो मुझे बताना ही नहीं है, आप सभी जानते हो मटर के पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद विटामिन सी का अच्छा स्रोत है अंडा, मछली, गेहूँ और संतरा। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो आप सभी जानते हो वो है आपका संतरा। कौन है? संतरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है, यानी ब्लड प्रेशर होता है अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो बताइएगा कितना होता है ब्लड प्रेशर? ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग बताइएगा सही कौन सा होने वाला है। ठीक है, 140/90, 140/100, 120/80 या 150/85। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी 120/80, यानी सामान्य रक्तचाप इतना ही होता है। ठीक है, ज़्यादा होगा तो आपका क्या हो जाएगा? 80/120, कम होगा तो 80/120 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका बदलता रहता है। अगर आपका कम है, ठीक है, तो अगर काम कम है तो कितना हो जाएगा? 180/20। ठीक है, इस तरह से आपका बदलता रहता है। ठीक है, चेक कर लेना, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन सामान्य में कितना होना चाहिए? 120/80। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बोला गया कि मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो जो आपकी मास्टर ग्रंथि होती है वो होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 15वें का एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH2n+2 या CnH2n-2 या CnH2। देखो ये तो किसी का होता नहीं है, ये किसका होता है? आपका एल्केन का। याद रखना, मैं सब बता दे रहा हूँ। ये किसका होता है? आपका एल्कीन का। किसका होता है? एल्कीन का। ये होता है आपका एल्काइन का। ये किसका होता है? एल्काइन का। तो पता चल गया ना, एल्काइन का सामान्य सूत्र ये होता है ऑप्शन नंबर डी। एल्कीन का पूछे तो ये, एल्कीन का पूछे तो ये। ठीक है, याद रखना। एल्केन में आपका डबल बॉन्ड लगता है C मध्य, और एल्कीन में जो है डबल। ठीक है, देखो एल्केन में लगता है सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के मध्य, और एल्कीन में लगता है डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के मध्य। एल्काइन में लगता है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के मध्य। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है? एथेनोइक मतलब कितने कार्बन होने चाहिए? 2। तो 2 कार्बन किसमें है आपके? तो एक ही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 कार्बन आपके किसमें है? CH3COOH। इसका सामान्य भाषा में बोलते हैं क्या?
एसिटिक अम्ल, लेकिन इसमें जो IUPAC नाम होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। तो बताइएगा कैसा होता है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन। तो सल्फर डाइऑक्साइड का आप सभी जानते हो जलीय विलयन होता है वो होता है आपका अम्लीय। कौन सा होता है? अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो, देखो ये है आपका खाने का सोडा। किसका है? खाने का सोडा। याद कर लेना, मैं सभी बता दे रहा हूँ। ये है आपका नौसादर। क्या है ये? नौसादर, या बोल दो आप लोग अमोनियम क्लोराइड। क्या बोल दो? अमोनियम क्लोराइड। या तो बोल दो नौसादर या बोल दो अमोनियम क्लोराइड। ये तो होता है आपका नमक। क्या होता है? नमक, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोल दो या बोल दो आप लोग नमक। ठीक है, अब आपका बताइए धावन सोडा कौन सा रह गया? तो ये रह गया आपका धावन सोडा। याद रखना, धावन सोडा का यही सूत्र होता है। बाकी मैंने सब आपको बता दिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया। अभिक्रिया CuO प्लस H2Cu प्लस H2O में ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, बिल्कुल सही है। ये है आपका ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, याद रखना, मैंने आपको डिटेल में वीडियो भी बना के बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, pH संहिता होगा। अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या करता है? ARB, यानी कि क्या करता है? लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो वह संहिता क्या होगा? तो विलयन कैसा होगा? वो होगा आपका क्षारीय। कैसा होगा? क्षार। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, यही तो थे आज के हमारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय 20%। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 20 में से 20 सही कर दिए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।